हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश की राज्य सरकारों के सामने ये निवेदन किया है कि आपके यहाँ पर जिस तरीके से भारत के राज चिन्ह का अलग अलग स्तरों पर दुरुपयोग हो रहा है, इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसकी सुध लेने वाला कोई है या नहीं है, ये थोड़ा सा चेक कीजिए, और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर हम कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। आखिर क्यों केंद्र सरकार के द्वारा इस तरीके की बातें की जा रही हैं? भारत का राज चिन्ह क्या है? भारत के राज चिन्ह का भारत के प्राचीन इतिहास से क्या नाता रिश्ता है? इन सभी के बारे में दोस्तों आज की चर्चा में हम लोग बातचीत करेंगे। सामने मैंने पैनल पर इसी खबर को मेंशन किया हुआ है। होम मिनिस्ट्री के द्वारा ये बातें जो भी राज्य सरकारें हैं उन सभी से कही गई हैं और इसी के संदर्भ में कंसर्न जाहिर किया गया है। इसके बारे में हम लोग एक एक करके समझेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या ये माजरा है और इस संदर्भ में क्या कुछ स्थितियां निकल करके वर्तमान में सामने आ रही हैं। लेकिन इसके बारे में बात आगे बढ़ाने से पहले जल्दी से मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना दे दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बहुत ही बेहतर तरीके से IAS की परीक्षा की तैयारी की जाए, GS को अच्छे से कवर किया जाए, कंप्लीट किया जाए, तो दोस्तों आपका स्वागत है बहुत ही खास बैच में। 10 फरवरी से शाम में 6 बजे से इसकी शुरुआत हो रही है और इसके लिए आपको करना है दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल। के माध्यम से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं बहुत एफोर्डेबल फी के साथ। 29,999 में आप इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि इस कोर्स के अंतर्गत आपको कई सारी सुविधाएं मिल रही हैं। लाइकवाइज आपको 1000 प्लस आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं मिल रही हैं। इसके अलावा आपको मेंटरशिप की सुविधा, इसके साथ साथ में आपकी पूरी तैयारी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के मद्देनजर आपको प्री और मेंस के स्तर पर टेस्ट सीरीज की सुविधा, आपको किताबों का सेट मिलेगा, आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये तमाम सुविधाएं इसके अंतर्गत शामिल की गई हैं। इस कोर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसी वीडियो के लिंक में जाकर के जो जानकारियां दी गई हैं उसको आप देख सकते हैं। उस डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मेंशन किया हुआ है, उसको क्लिक कीजिएगा और देन फिर इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। यदि आप इस कोर्स का लाभ बहुत ही बेहतर तरीके से उठाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द एडमिशन लीजिए और इसके जरिए आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। ये कुछ जानकारियां हो गई सिविल सेवा परीक्षा के संदर्भ में जो ये बैच शुरू हो रहा है इसके कंटेक्स्ट में। अब हम लोग फिर से उस पॉइंट पर आ जाते हैं। देखो यार, यहाँ पर बातें जो की जा रही हैं वो भारत के राजकीय चिन्ह के संदर्भ में की जा रही है। बहुत सीधी सीधी बात है ना। भारत का राजकीय चिन्ह या राज चिन्ह जिसे हम लोग कह सकते हैं, क्या आपको पता है भारत का राज चिन्ह क्या है? कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिएगा। आगे तो हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे ही। इस चिन्ह के संदर्भ में कहा यह जाता है कि 26 जनवरी 1950 को इसे अंगीकृत किया गया, यानी कि अपनाया गया, है ना। 26 जनवरी 1950 को। और इसमें क्या कहा गया था? इसमें जो शामिल किया गया उसमें यह था कि 3 तरफ से शेर की आकृति है, फिर उसके नीचे में एक तरफ बैल है, एक तरफ चौकरी भरता हुआ घोड़ा है या फिर कह सकते हैं दौड़ते हुए घोड़े की आकृति है, बीच में एक चक्र बना हुआ है और उसके नीचे में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ये जो सत्यमेव जयते है ये भारत का आदर्श वाक्य है, ध्यान से समझिएगा। और ये आदर्श वाक्य कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये सब आपने बचपन में पढ़ा भी होगा कि सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। खूब आपने रट्टा मारा होगा। बहरहाल, तो ये जो भारत का राज चिन्ह है ये टोटलिटी में इसी को इंडिकेट करता है और इसमें यदि कुछ भी मिसिंग है तो वो भारत का राज चिन्ह नहीं है। मैं इस बात को बहुत अधिक जोर देकर के बोल रहा हूं। यदि कुछ भी मिसिंग है, कहने का मतलब कि यदि घोड़ा मिसिंग है या फिर चक्र मिसिंग है या फिर बैल मिसिंग है या फिर इन 3 सिंह की जो आकृति है इसमें से कोई एक मिसिंग है या फिर कोई 2 मिसिंग है ना, ऐसे में ये राज चिन्ह संपूर्ण नहीं है। या फिर जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है वो मिसिंग है तो फिर ये राज चिन्ह संपूर्ण नहीं है। और यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी संस्था के द्वारा, किसी भी लेवल पर, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी स्तर पर
यदि ऐसा किया जाता है, इस आधे अधूरे आकृति को पेश किया जाता है राजकीय चिन्ह के तौर पर, तो यह घोर उल्लंघन है, भारत के कानून का घोर उल्लंघन है। यह बातें गृह मंत्रालय के द्वारा की जा रही है और इसी के संदर्भ में यह कंसर्न रेज किया गया है। और यहां पर इसी बात को मेंशन किया जा रहा है दोस्तों कि आदर्श वाक्य के स्थान पर केवल सिंह की आकृति वाले चिन्ह का इस्तेमाल हो रहा है साहब, है ना। आप लोगों ने तो मजाक बना दिया है, ये इसको आपने खिलौना समझ लिया है कि चलो इसका इस्तेमाल हम भी कर लेते हैं, हम भी कर लेते हैं, हम भी कर लेते हैं, हम भी अपने गाड़ी के आगे लगा लेंगे, क्या जी, है ना, हम भी अपने घर के आगे लगा लेंगे। अजीब हाल है भाई, ये कौन सी बात हो गई। यही स्थितियां देखने को मिल रही है। हम भी किसी स्टेशनरी में इसको चिपका लेंगे, है ना, और इसी के संदर्भ में ये चिंता जाहिर की जा रही है। केंद्र सरकार के द्वारा यहां पर जो बातें की जा रही हैं दोस्तों, यहां ध्यान रखिएगा कि केंद्र सरकार भारत के राज्य प्रतीक अनुचित उपयोग का निषेध अधिनियम 2005 का हवाला दे रही है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो परिशिष्ट 1 एंड परिशिष्ट 2 है, ये जिसको हम लोग अंग्रेजी में एनेक्सचर 1 और एनेक्सचर 2 भी कहते हैं, इसमें जो निर्धारित डिजाइन है उसके अनुरूप नहीं है यदि कोई भी इस तरीके से आधा अधूरा इस्तेमाल करता है तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल करने के पहले आपको ये जरूर फॉलो करना चाहिए, तभी इस्तेमाल करना चाहिए। सीधी सीधी बात है, ठीक है जी। अच्छा, यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि ये भाई भारत सरकार का आधिकारिक मुहर है, आप इसे खिलौना मत समझ लीजिए कि जिसको मन वो इसका इस्तेमाल कर रहा है, धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहा है और गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि देखो हम भारत के राजकीय चिन्ह का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप भी यदि भारत के राजकीय चिन्ह का इस्तेमाल करने का विचार कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, इतना आसान नहीं है ना। लोग किसी भी चीज को किसी भी तौर पर इस्तेमाल यदि करने लगेंगे तब फिर भारत के राजकीय चिन्ह का महत्व क्या रह जाएगा, है ना। तो ये तो गलत है ना, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ सारनाथ सिंह स्तंभ से इसकी अनुकृति ली गई है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टू बी नोटेड माय फ्रेंड्स। सारनाथ जो कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के तौर पर माना जाता है और जहां पर महात्मा बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था, है ना, धम्म का उपदेश दिया था, देन वहीं पर हमें अशोक के स्तंभ के बारे में जानकारी मिलती है और उसी अशोक स्तंभ के जो सिंह शीर्ष की आकृति है उसी को भारत के राजकीय चिन्ह के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, हम लोग इसके बारे में और भी बातचीत करेंगे, विस्तार से बातचीत करेंगे और इसी के संदर्भ में यहां पर ये बातें नोट करने लायक है। इसके अलावा और भारत सरकार ने क्या कहा है, भारत सरकार का यह भी कहना है कि भारत के राज्य प्रतीक का इस्तेमाल, भारत के राज्य प्रतीक अनुचित उपयोग का निषेध अधिनियम 2005 और भारत के राज्य प्रतीक उपयोग का रेगुलेशन यानी विनियमन नियम 2007 के अनुसार ही होना चाहिए और निर्दिष्ट अधिकारियों और प्रयोजनों तक ही सीमित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर जगह आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यह सही नहीं है, है ना। निर्दिष्ट अधिकारियों और प्रयोजनों की बात कही जा रही है, ठीक है ना, यह ध्यान रखना है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नियम कह रहा है, ये अधिनियम कह रहा है। इसके अलावा यदि कोई भी अधूरे प्रदर्शन के लिए दोषी पाया जाता है तब फिर उसके अगेंस्ट में सख्त कार्रवाई की जाएगी, है ना। अधूरा प्रदर्शन, वही मैंने आपसे कहा ना कि कोई कुछ छोड़ दे रहा है, कोई कुछ छोड़ दे रहा है, कोई घोड़ा है तो बैल नहीं, बैल है तो घोड़ा नहीं, चक्र है तो सत्यमेव जयते वाली लाइन नहीं, है ना। ये यदि कोई करता है तो ये गलत है, सरासर गलत है, ये भारत सरकार का कहना है। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें आगे बढ़े दोस्तों, आप एक बार इस प्रतीक को देख लीजिए। हम लोग लगातार जिस राजकीय चिन्ह की बात कर रहे हैं, भारत के राजकीय चिन्ह के स्तर पर इसी सत्यमेव जयते के साथ में ये जो आकृति है इसको शामिल किया गया है, ठीक है ना। आप सामने देख पा रहे होंगे कि तीन तरफ से सिंह की आकृति है, नीचे में सत्यमेव जयते लिखा गया है। किस उपनिषद से लिया गया है ये मैंने आपको बता दिया। इसका अर्थ क्या होता है ये आप जानते हैं, जिसका मतलब है सत्य की ही विजय होती है। साथ ही एक तरफ में बैल की आकृति है, दूसरी तरफ में दौड़ते हुए घोड़े की आकृति है और बीच में यह चक्र है, ठीक है जी। ये सारी बातें यहां पर आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है।
और यहां पर जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये क्या है? ये दरअसल सारनाथ के सिंह शीर्ष का ही ये पूरा का पूरा रूप है ना। इसमें केवल और केवल जो नीचे वाली स्थिति है, जो नीचे आप देख रहे हैं ना, उल्टे कमल के फूल की आकृति जो आप देख रहे हैं, इसकी जो पत्तियां आप देख रहे हैं, इसको केवल इसमें शामिल नहीं किया गया है, बल्कि ये संपूर्ण हिस्सा, यहां तक का ये संपूर्ण हिस्सा यहां पर लाया गया है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और नीचे में सत्यमेव जयते को जोड़ दिया गया है और ये बन गया है भारत का राजकीय चिन्ह। क्लैरिटी है, भारत का राजकीय चिन्ह आप समझ पा रहे हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊं कि ऐसे तो ये 3 शेर दिख रहे हैं सामने से, लेकिन कहा जाता है कि दरअसल ये 3 शेर नहीं थे, 4 शेर की आकृति थी। एक शेर पीछे छुपा हुआ है और साथ ही में केवल ये घोड़ा और बैल ही नहीं है, बल्कि हाथी और एक सिंह की आकृति भी इनके इर्द गिर्द में है, आजू बाजू में है, लेकिन वो दिखते नहीं है। सामने से जो फेस हमें दिखता है वही है। ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़े, इस चिन्ह के अर्थ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, डिकोड करने की कोशिश करें। तो 4 सिंह 4 दिशाओं में धम्म के प्रसार और वीरता के प्रसार को दर्शाते हैं। भी ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे बताया ना कि 4 सिंह की आकृति के बारे में यहां पर इंडिकेट किया गया है, जहां एक तरफ महात्मा बुद्ध के द्वारा किए जा रहे धम्म के प्रसार को, धर्म के प्रसार को इंडिकेट करता है, वहीं दूसरी तरफ सम्राट अशोक के चारों दिशाओं में वीरता के प्रसार को भी यह इंडिकेट करता है। साथ ही यह भी बताया जाता है कि इसके ऊपर एक धम्म चक्र था जो इस पूरी वीरता और धम्म के प्रसार को नियंत्रित किए हुए था। ठीक है ना। इसके अलावा एक बौद्ध ग्रंथ है मेरे दोस्तों, जिसका नाम है महासिंहनाद सुत्त, और उसके माध्यम से भी यह बताया गया है कि महात्मा बुद्ध ने अपनी सभाओं में बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातें रखी, अष्टांगिक मार्ग और मध्यम मार्ग पर लोगों को चलने के लिए आश्वस्त किया, लोगों को इस तरीके से समझाया कि आप यदि इस राह चलेंगे तो आपका जीवन आसान हो जाएगा। तो इसी के संदर्भ में यहां पर बताया गया है कि महात्मा बुद्ध सभाओं में शेर की तरह दहाड़ते हैं और वो ब्रह्म के चक्र का जो पहिया है, यानी कि कानून का जो पहिया है, उसको घुमाते हैं। कहने का मतलब ये धम्म का जो प्रसार है, धर्म का जो प्रवाह है, इसको और आगे गतिशील करते हुए दर्शाते हैं। और इसी के संदर्भ में यहां पर ये बातें इस ग्रंथ के माध्यम से कही गई हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़े। इस चिन्ह में सिंह स्तंभ की रूपरेखा दर्शाई गई है, जिसमें 3 सिंह को स्तंभ के ऊपर सवार दिखाया गया है। मैंने आपको अभी दिखाया भी। इसके बीच में धर्म चक्र है, वो भी आप लोगों ने देखा। दाईं ओर एक बैल और बाईं ओर दौड़ता हुआ घोड़ा है, वो भी आप लोगों ने देखा। दाईं और बाईं ओर धर्म चक्र की रूपरेखा दिख रही है ना। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए ताकि कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। यही इसी चीज को हम लोगों ने आगे डिस्क्राइब किया है। ओके। अच्छा, सिंह स्तंभ की रूपरेखा के नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते का जो आदर्श वाक्य है उसको मेंशन किया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बात हो रही है अशोक स्तंभ की, और ये अशोक स्तंभ कहां पर है? अशोक स्तंभ ये कहां पर है? तो हम लोगों ने बात की सारनाथ की, और हमने यह भी बात की कि सारनाथ वही स्थान है जहां पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं भाई ये स्तंभ जो है ये है क्या, इस तरीके से इसका निर्माण किया जाता था और इसमें और क्या क्या कुछ विशेषताएं शामिल हैं। दोस्तों, यदि हम इतिहास के दृष्टिकोण से समझें तो दिल्ली में थॉमस कोरियट नाम के एक व्यक्ति के द्वारा पहली बार अशोक स्तंभ के बारे में जानकारी मिलती है। इनफैक्ट एट दैट टाइम इसको यह पता नहीं था कि यह सम्राट अशोक का स्तंभ है। ये केवल इसको देखा और इसको तो ऐसा लगा कि इसका निर्माण पीतल से हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत अधिक चमक थी। बाद में जब और अधिक खोज की गई तब जाकर के पता चला कि भाई साहब ये किसी पीतल या कांसे या सोना चांदी का नहीं है, बल्कि ये तो पत्थर का है। बलुआ पत्थर से इसका निर्माण करवाया गया, सैंड स्टोन से इसका निर्माण करवाया गया है, और इसको इतना अधिक चमकाया गया है, इतना इसको पॉलिश किया गया है कि इसमें चमक बरकरार है। इस कंटेक्स्ट में अशोक स्तंभ का जो महत्व है वह बढ़ जाता है ना।
दोस्तों यदि हम इसके संदर्भ में और थोड़ा सा विस्तार से बात करें तो ध्यान रखिएगा कि भारत के अलग अलग हिस्सों में हमें अशोक स्तंभ के बारे में जानकारियां मिलती हैं। जैसे कि बिहार में रामपुरवा, लौरिया, नंदनगढ़, लौरिया, अरराज, इन 2-3 स्थानों पर हमें अशोक स्तंभ के बारे में पता चलता है। इसके अलावा हरियाणा में टोपरा, जिसे वहां से बाद में दिल्ली लाया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इसके अलावा मेरठ, जिसे दिल्ली लाया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और एक हमें अशोक स्तंभ के बारे में पता चलता है कौशांबी से, कौशांबी जो कि महाजनपद काल की बहुत ही महत्वपूर्ण महाजनपद जो वत्स है, वत्स की राजधानी थी कौशांबी, जो आजकल आप कह सकते हैं कि इलाहाबाद या प्रयागराज के तौर पर जाना जाता है। ठीक है ना। तो ये सारे जो स्तंभ हैं हमें इन क्षेत्रों से मिले हैं। और इसी के संदर्भ में मैं आपको थोड़ा सा और यदि डिटेल में बताऊं तो फिर ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस अशोक स्तंभ की हम लोग लगातार बात कर रहे हैं इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिसको ध्यान में रखनी चाहिए। देखो, इस तरीके से इसका निर्माण किया जाता था। ठीक है ना। बहुत अधिक डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बेसिक जानकारी मैं आपको दे देता हूं। आप यहां पर जो आकृति देख रहे हैं इसमें 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात कि ये जो आप सामने पिलर देख रहे हैं इसका निर्माण करने में बलुआ पत्थर इस्तेमाल में लाया जाता था, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, सैंडस्टोन। ठीक है। दूसरी बात, ये एक एकाश्मक स्तंभ को इंडिकेट करता है। एकाश्मक स्तंभ, एकाश्मक स्तंभ कहने का मतलब ये कि एक ही पत्थर को इतना बड़ा इस तरीके से आकार दिया जाता था। ऐसा नहीं कि अलग अलग पत्थरों को जोड़ करके इतना बड़ा आकार दिया जाता था, ऐसा नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि साहब यहां पर जो आप ये आकृतियां देख रहे हैं ये आकृतियां अलग से इसमें जोड़ दी जाती थी। ठीक है जी, ये आकृतियां एक साथ इसमें जोड़ दी जाती थी। तीसरी बात कि स्वतंत्र आधार, स्वतंत्र आधार, स्वतंत्र आधार कहने का मतलब यह हुआ कि ऐसा नहीं है कि ये जो स्तंभ हैं ये किसी चबूतरे पर बनाए गए, सीधे इनको जमीन पर खड़ा कर दिया जाता था, है ना, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये जो स्तंभ हैं इनमें पॉलिश की जाती थी। पॉलिश यानी कि बहुत ही इसको चमकाया जाता था। ठीक है। इसके अलावा ये जो स्तंभ हैं इनमें अंदर से कुछ भी खाली नहीं है, कुछ भी खोखला नहीं है, तो एकदम ये पूर्णतः पत्थर के तौर पर आप देख सकते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं अंदर से खोखलापन नहीं, खोखलापन नहीं, है ना। छठी बात, स्तंभ शीर्षों पर पशु आकृति का इस्तेमाल। ठीक है ना। और इसके लिए चौकी, जिसको अंग्रेजी में अबैकस भी कहते हैं, का इस्तेमाल। और ये जो चौकी होती थी ये सामान्य तौर पर, ये जो यहां पर आप देख रहे हैं ना इस तरीके से, ये चौकी सामान्य तौर पर 2 आकार की होती थी, एक या तो गोलाकार या फिर चौकोर। गोलाकार या फिर चौकोर। और सारनाथ का जो ये स्तंभ है, सारनाथ का जो ये शीर्ष है, आप इसको देखिएगा,
ये जो सिंह शीर्ष है इसकी जो चौकी है वो गोलाकार है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहां पर जो पशु आकृति का इस्तेमाल किया गया है, ये पशु आकृति महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित माने जाते हैं, महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित, जीवन से संबंधित, है ना। ठीक है जी, यहां तक क्लैरिटी है। अच्छा, अब यहां पर क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि पशु आकृति, मैं सभी का जिक्र नहीं करूंगा, 3-4 का जिक्र करूंगा जो कि सारनाथ वाले सिंह शीर्ष में हमें सामान्य तौर पर दिखता है। एक तो हाथी है, दूसरा बैल है, तीसरा घोड़ा है और चौथा सिंह है। बैल और घोड़ा तो एकदम निश्चित तौर पर सामने सामने दिखते हैं, नहीं सारनाथ वाले सिंह शीर्ष में। इसके अलावा जो हाथी है, हाथी का मतलब यह हुआ कि महामाया देवी द्वारा देखा गया सफेद हाथी का सपना, सफेद हाथी का सपना। इसमें बताया जाता है कि महामाया देवी ने सफेद हाथी का सपना देखा और यह एक शुभ संकेत था। इसी समय महात्मा बुद्ध जो है बोधिसत्व के रूप में महामाया देवी के गर्भ में प्रवेश करते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, यानी कि ये महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित संकेत को दर्शाता है। जो बैल है ये उनकी जन्म राशि को इंडिकेट करता है, ठीक है साहब। जो घोड़ा है ये उनका एक बहुत ही प्रिय घोड़ा है जिसका नाम है कंथक, और इसी के बारे में कहा जाता है कि जब वो महल से बाहर निकलते हैं घोड़े पर वो सवार होकर के, रथ पर सवार होकर के जाते हैं, अपने सारथी से पूछते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो आपने ये कहानी सुनी होगी कि 3-4 अलग अलग दृश्य देखते हैं, देन फिर उनका मोह भंग हो जाता है और देन फिर वो घर बार, राजपाट, परिवार, अपने बीवी बच्चों सबको छोड़ करके चले जाते हैं। इस घटना को क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। तो ये जो घोड़ा है ये इनके महाभिनिष्क्रमण से संबंधित है, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है साहब। और जो यह सिंह है ये खुद महात्मा बुद्ध से संबंधित है। महात्मा बुद्ध को शाक्य सिंह भी कहा गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो आकृतियां हैं महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित बताई जाती हैं और इसी को यहां पर इंडिकेट किया गया है। क्लियर है? तो इस चर्चा के माध्यम से दोस्तों मैंने इस खबर के अंतर्गत जो बातें कही गई हैं, जो कंडीशंस, जो कंसर्न को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा राज्य सरकारों को कहा गया है और किस आधार पर कहा गया है वो हम लोगों ने जिक्र किया। साथ ही हम लोगों ने यह भी देखा कि इस संदर्भ में भारत के इतिहास से क्या इसका सरोकार है, अशोक स्तंभ का क्या महत्व है, अशोक स्तंभ के निर्माण में किस तरीके से कुछ खास विशेषताओं का इस्तेमाल किया गया, और साथ ही सारनाथ में जिस सिंह शीर्ष की बात की जा रही है उसका क्या कुछ महत्व है, उसके संदर्भ में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती हैं, कब भारत सरकार के द्वारा इस चिन्ह को अपनाया गया, इस चिन्ह के अधूरेपन से क्या दिक्कतें हो सकती हैं और क्या करना चाहिए, इन सभी के बारे में हम लोगों ने विस्तार से बातचीत की। निश्चित तौर पर यह टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कला और संस्कृति के दृष्टिकोण से भी इस तरीके से सवाल पूछा जाता है तो आपके लिए यह बहुत अधिक उपयोगी हो सकता है। आप इस टॉपिक को अच्छे से एक बार फिर से देख सकते हैं और इसके माध्यम से आप अशोक स्तंभ के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, रोचक जानकारियां हैं, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि अच्छे से सिविल सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम को कवर करें, पूरा करें, तो आपका स्वागत है दोस्तों 10 फरवरी से शुरू होने वाले इस बैच के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, इस बैच में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। 29,999 रुपए में आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। इस बैच की कई सारी खासियतें हैं। इसके अंतर्गत 1000+ ऑनलाइन लाइव कक्षाएं चलेंगी। इसके अलावा आपको इसके माध्यम से
पीआरपी और एमआरपी की सुविधाएं मिल सकती हैं, यानी कि प्रीलिम्स रेसिडेंशियल प्रोग्राम और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम का लाभ आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ में आपके मेंटरशिप की सुविधा, टेस्ट सीरीज की सुविधा, नोट्स आदि की सुविधा, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि आप बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से सभी विषय को बहुत बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो इन सभी विशेषताओं का लाभ आप इसके माध्यम से उठा सकते हैं। यदि आप इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है आप उसको क्लिक कीजिए और देन फिर इसके संदर्भ में जो भी अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उसको एक बार देख लीजिए और देन आप इसमें एडमिशन लेते हुए 2026 या फिर 2027 के लिए इस बैच को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, आज की चर्चा अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ किसी और प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।